दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थार के रेगिस्तान से उफंद रही राजनीतिक गर्मी के बारे में। दोस्तों थार के धुरंधर विरोधी समझे जाने वाले शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी और बायतू से कांग्रेस पार्टी के विधायक हरीश चौधरी, जिस तरह से हरीश चौधरी ने जाति विशेष पर जिस तरह का उन्होंने हमला किया, टारगेट किया, उन्होंने कहा कि भूख पेट की, रोटी बाजरी की, बाजरी खेत की और खेत ठाकर की, तो आखिर हमें क्या मिला। जिस तरह का उनका संबोधन था, सरकार के ऊपर उनका एक तीखा हमला था कि जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, जो शोषित है, उनको इस बजट में कुछ नहीं मिला। बजट भाषण पर चर्चा हो रही थी, हरीश चौधरी ठाकुरों का बार बार नाम ले रहे थे, महलों किलों का जिक्र कर रहे थे, तब रविंदर सिंह भाटी बीच में बोल उठते हैं कि रिफाइनरी को ये खा गए। हरीश चौधरी रविंदर सिंह भाटी को कोट करते हुए कहते हैं कि आप जांच करवा लो, देख लो कौन रिफाइनरी को खाया है। उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी की जब बारी आती है बोलने की, उसके बाद में वो पूरी तरह से हरीश चौधरी पर हमलावर हो जाते हैं और वो जितनी भी शोषित, पीड़ित, वंचित जातियां हैं उन सब का नाम लेते हैं और विधानसभा अध्यक्ष के मार्फत सरकार से निवेदन करते हैं कि इन जातियों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए। घुमंतु जातियां हो चाहे अर्ध घुमंतु जातियां हो, सबको उस अपने संबोधन में शामिल कर लेते हैं। यानी कि रविंदर सिंह भाटी एक संबोधन के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति को बटोर रहे थे, उन जातियों को अपने साथ में मिलाने का प्रयास कर रहे थे जिनका विधानसभा भवन में नाम लेवा कोई नहीं था। और रविंदर सिंह भाटी ने जम करके उनकी अगुवाई की, उनके हक के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई। और जिस तरह पश्चिमी राजस्थान की जो राजनीति है पिछले 5 सालों से अगर आप देखेंगे, जिस तरह से जातिगत आधारित राजनीति हमें सामने आई है, जाट अपनी ताकत लगाए हुए हैं, जाट अपने आप को सबसे मजबूत राजनेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो वहीं राजपूत समाज के लोग भी कहीं पीछे नहीं। जिस तरह का मुकाबला हमें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर देखने को मिला लोकसभा चुनाव 2024 में, ये अपने आप में आने वाली राजनीति के बहुत बड़े संकेत दे रहा था। जिस तरह से राजपूत समाज ने अपनी ताकत दिखाई और जिस तरह से 2 जाट कैंडिडेट होने के बावजूद भी जाटों के वोट एक तरफ पड़े, कांग्रेस पार्टी की तरफ पड़े, और वो ताकत कहीं न कहीं हरीश चौधरी की थी, वो ताकत कहीं न कहीं हेमाराम चौधरी की थी। क्योंकि बाड़मेर के बड़े नेताओं में गिनती हेमाराम चौधरी की होती है, हरीश चौधरी की होती है, और अब एक नए नवेले उमेदाराम बेनीवाल। आखिर जब मीडिया ने हरीश चौधरी से पूछा कि आखिर आपने उमेदाराम बेनीवाल को अपने साथ क्यों मिलाया, उनका कहना था कि एक सभ्य और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं उमेदाराम बेनीवाल। आपको याद दिला दें कि उमेदाराम बेनीवाल जब आरएलपी में थे तो 2 बार बायतू से चुनाव लड़े, दोनों ही बार हरीश चौधरी के सामने नजदीकी मुकाबले में उमेदाराम बेनीवाल चुनाव हारे। तो कहीं न कहीं उमेदाराम बेनीवाल की जो ताकत थी उसको हरीश चौधरी भांप चुके थे, क्योंकि हरीश चौधरी को हरीश चौधरी के गढ़ में हराना, हरीश चौधरी के घर में इतनी बड़ी टक्कर देना कोई बाएं हाथ का खेल था नहीं। क्योंकि हरीश चौधरी एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर उस क्षेत्र में जाने जाते हैं और इनके परिवार की आजादी के बाद से लेकर के अब तक राजनीतिक पेट बायतू में रही है। तो बायतू में कोई आकर के हरीश चौधरी को टक्कर दे तो हरीश चौधरी भी अच्छी तरह जान चुके थे कि उमेदाराम बेनीवाल लंबी रेस के घोड़े हैं। आरएलपी और कांग्रेस के बीच में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन की बातें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। तो उस समय कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद देर इस वजह से लग रही है कि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं। तो उस समय ये कयास था कि शायद हनुमान बेनीवाल उमेदाराम बेनीवाल के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। उमेदाराम बेनीवाल 2 बार से विधायकी का चुनाव हार चुके थे, लगातार मेहनत अपने क्षेत्र में कर रहे थे। तो जब डिले लगातार ये गठबंधन हो रहा था तो लोगों में यही कयास लगाए जा रहे थे राजनीतिक रूप से कि हनुमान बेनीवाल उमेदाराम बेनीवाल के लिए जगह सुरक्षित करने में लगे हैं। क्योंकि नागौर तो पहले से ही सुरक्षित माना जा रहा था कि कांग्रेस या भाजपा के साथ अगर बेनीवाल किसी के साथ में भी गठबंधन करते हैं तो एक नागौर की सीट तो उन्हें मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के साथ जाने में इन्हें दूसरी कौन सी सीट ये लेकर के अपनी झोली में डालेंगे, तो वो सीट सबसे पहले जिस सीट की गणना होती थी वो सीट थी बाड़मेर। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, कयास तेज हुए, उसके बाद में जिस तरह से हरीश चौधरी ने अंदरूनी खाने अपनी जो राजनीतिक शक्ति थी उसका प्रयोग करते हुए उमेदराम जैसे बड़े और सरल चेहरे को कांग्रेस पार्टी में मिलाने में जो सफलता अर्जित की, वहीं पर कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं लीड ले चुकी थी। क्योंकि एक बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा था। हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, हरीश चौधरी भी चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। तो अब तीसरा कोई उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आ रहा था। तो कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा थी वो ये थी कि आखिर उम्मीदवार किसे बनाए, उम्मीदवार कौन सा होगा। और ये जिम्मेवारी
अपने कंधों पर ली हरीश चौधरी ने। और हरीश चौधरी के सामने एकमात्र उम्मीदवार उन्हें नजर आ रहे थे जो लगातार उन्हें 2 विधानसभा चुनाव में एक कड़ी टक्कर दे चुके थे, उमेदाराम बेनीवाल। उमेदाराम बेनीवाल अचानक से जब कांग्रेस में आते हैं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जब उमेदाराम बेनीवाल को टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से दे दिया गया, कैलाश चौधरी भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद में जिस तरह से रविंदर सिंह भाटी अपनी ताकत दिखा रहे थे, जिस तरह का जातिवाद हमें वहां बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर देखने को मिला, जिस तरह से जाट और राजपूतों के बीच में एक वर्चस्व की जंग हमें देखने को मिली, क्योंकि राजपूतों का मानना था कि दोनों ही पार्टियां राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दे रही है, तो राजपूतों के पास भी एक अच्छा मौका था अपनी ताकत दिखाने के लिए। राजपूत समाज एकजुट हुआ और जब कैलाश चौधरी के विरुद्ध जिस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी निकल करके आई, तो कहीं न कहीं जाट समाज भी ये भांप चुका था कि कैलाश चौधरी के लिए ये राह इस बार काफी मुश्किल होने वाली है। जिस प्रकार का प्रदर्शन कैलाश चौधरी का राज्य मंत्री रहते हुए रहा, उससे कहीं न कहीं वहां की जनता नाखुश थी, जिसकी बदौलत जाट समाज को भी लगने लग गया कि अगर भाजपा के पीछे गए, कैलाश चौधरी के पीछे गए, तो जाट समाज के जो वोट हैं वो 2 धड़ों में डिवाइड हो जाएंगे और इसका सीधा सा फायदा होगा वो रविंदर सिंह भाटी को होगा। ज्यादातर जाट समाज के जो वोट थे वो उमेदाराम बेनीवाल के खाते में गए और उधर आरएलपी और कांग्रेस के बीच में भी गठबंधन हो चुका था। तो कहीं न कहीं अंदर खाने ये बातें चल रही थी कि अगर आरएलपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ में हो गया है तो निश्चय ही आरएलपी को जो सपोर्टर है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जाएंगे। भले ही हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर में कोई रैली नहीं की थी, लेकिन जब पार्टियों का गठबंधन हो जाता है तो आम कार्यकर्ता समझ जाता है कि हमें किसके साथ जाना है, किसको वोट करना है। और वो जो चुनाव लड़ने की अदावत थी वो कहीं न कहीं अब हमें विधानसभा सत्र जब भी चालू होता है उसमें हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार का संबोधन हरीश चौधरी को लेकर के रहता है रविंदर सिंह भाटी का, उनका स्पष्ट आरोप है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वॉल्वमेंट है बड़े नेताओं का, वहां के स्थानीयों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। रविंदर सिंह भाटी जिस भी विधानसभा क्षेत्र में हिस्सा लेते हैं वो अपने स्थानीय के जो मुद्दे हैं उनको छूने से कभी भी गुरेज नहीं करते हैं। वो आम जनता तक पेट बढ़ाने के लिए, पहुंच बनाने के लिए वहां से जुड़े हुए जो स्थानीय छोटे से छोटे मुद्दे हैं उनको वो टच करने में कभी चूकते नहीं है। और यही रविंदर सिंह भाटी की आगे आने वाले राजनीतिक जीवन में ताकत बनेगी। हरीश चौधरी और रविंदर सिंह भाटी के बीच में जिस प्रकार का व्यवहार में विधानसभा भवन में देखने को मिला, ये बाड़मेर जैसलमेर में आते आते क्या गुल खिलाएगा, क्या इसका नफा नुकसान दोनों का होगा, वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।